हेलो दोस्तों, वेलकम टू द डेली ब्रीफ, जहां हम मार्केट्स की सबसे बड़ी स्टोरीज और ट्रेंड्स को सिंप्लीफाई करते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट भव्या दुआ। आज है फ्राइडे 18 अक्टूबर और आज मैं आपके लिए 3 बड़ी स्टोरीज लाई हूं। आप हमें स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट या किसी भी प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं। और अगर आप पढ़ना प्रेफर करते हैं तो हमारे नो स्पैम न्यूज़ लेटर को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर अ क्विक रन डाउन। सब लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज सबसे पहले मैं बात करूंगी यूरोप कार्बन टैक्स के बारे में और वो इंडिया की स्टील इंडस्ट्री पे कैसा थ्रेट पोज करता है। फिर हम डिस्कस करेंगे एनर्जी सेक्टर के बारे में और आखिरी में हम बात करेंगे बजाज ऑटो के रिजल्ट्स के बारे में। एंड एज यूजुअल आज का डेली ब्रीफ एंड करने से पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग टिडबिट्स। तो चलिए आज की पहली स्टोरी से शुरू करते हैं। यूरोपियन यूनियन कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म यानी CBAM इंट्रोड्यूस कर रहा है। CBAM 2026 से इफेक्ट में आएगा और इंडिया को इसके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा क्योंकि इससे हमारे स्टील इंडस्ट्री को कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सिंपल वर्ड्स में बोलें तो CBAM एक टैक्स है जो कार्बन एमिशंस के बेसिस पे यूरोपियन यूनियन के इंपोर्टेड गुड्स जैसे स्टील, एल्यूमिनियम, सीमेंट, फर्टिलाइजर्स और इलेक्ट्रिसिटी पे लगाया जाएगा। इसका एम है कार्बन लीकेज को रोकना। मतलब जब कंपनीज अपना प्रोडक्शन उन कंट्रीज में शिफ्ट कर देती हैं जहां कार्बन एमिशन रूल्स लूज होते हैं ताकि कार्बन कॉस्ट्स बचा सकें। CBAM ये इंश्योर करेगा कि जो कंपनीज गुड्स यूरोप में इंपोर्ट करती हैं वो प्रोडक्शन से एसोसिएटेड कार्बन एमिशंस के लिए टैक्स पे करें। यूरोपियन कंपनीज पे भी यही टैक्सेस एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम यानी ETS से लगते हैं। ETS एक ऐसा मार्केट है जहां कंपनीज कार्बन क्रेडिट्स खरीदती हैं जो उन्हें एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करने की परमिशन देता है। अगर कोई कंपनी अपने एमिशन लिमिट से कम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है तो वो अपने एक्स्ट्रा क्रेडिट्स किसी और कंपनी को बेच सकती है। ये सिस्टम कंपनीज को एमिशन कम करने के लिए इनकरेज करता है। इंपोर्ट्स पे CBAM लगा के यूरोप डोमेस्टिक और फॉरेन प्रोड्यूसर्स के बीच कंपटीशन लेवल सेम रखना चाहता है। पर इससे इंडिया पे क्या इम्पैक्ट होगा? इंडिया जो यूरोप के स्टील और एल्यूमिनियम का मेजर एक्सपोर्टर है, इस पॉलिसी से काफ़ी इम्पैक्ट फेस करेगा। मान लीजिए अगर JSW स्टील अपना प्रोडक्ट यूरोप को एक्सपोर्ट करता है तो उसको CBAM सर्टिफिकेट्स परचेज करने पड़ेंगे जो प्रोडक्शन से होने वाले कार्बन एमिशंस को रिफ्लेक्ट करें। इस एडेड कॉस्ट की वजह से इंडियन एक्सपोर्ट्स यूरोप मार्केट में और एक्सपेंसिव और लेस कंपेटिटिव हो जाएंगे। 2022 में इंडिया के स्टील, आयरन और एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट्स का 27% यूरोप को गया। इन एक्सपोर्ट्स की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली $820 करोड़ थी। अब CBAM की वजह से इंडियन एक्सपोर्टर्स को एमिशन रिलेटेड कॉस्ट्स फेस करने पड़ेंगे जो प्रोडक्ट्स को और महंगा बना देंगे। JSW स्टील इस चैलेंज को फेस करने के लिए एक 40 लाख टन का ग्रीन स्टील यूनिट सेटअप कर रहा है। ये यूनिट कार्बन एमिशंस रिड्यूस करेगा और यूरोप के नए रेगुलेशन से अडेप्ट करने में हेल्प करेगा। लेकिन इंडियन स्टील इंडस्ट्री अभी भी मोस्टली कोल बेस्ड टेक्नोलॉजीज पे हेविली डिपेंडेंट है जो कार्बन इंटेंसिव है। ये इंडस्ट्री CBAM की वजह से काफ़ी ही प्रेशर में आ गई है। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने CBAM पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शंस रेज किए हैं। उन्होंने यूरोप स्टैंडर्ड्स को इरैशनल बोला और CBAM को एक ऐसा बैरियर लेबल किया जो इंडियन इंडस्ट्रीज को डिस्प्रोपोर्शनेटली अफेक्ट करता है। अकॉर्डिंग टू इंडियाज इकोनॉमिक सर्वे, ये पॉलिसी पेरिस एग्रीमेंट के प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वायलेशन करता है। ये प्रिंसिपल रिकग्नाइज करता है कि डेवलपिंग कंट्रीज को सेम स्टैंडर्ड्स पे नहीं रखा जा सकता जो इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस पे लगाए जाते हैं क्योंकि दोनों अलग अलग डेवलपमेंट स्टेजेस पे हैं। इंडिया अभी भी फॉसिल फ्यूल्स और कार्बन इंटेंसिव इंडस्ट्रीज पे काफ़ी डिपेंडेंट है और ग्रीनर टेक्नोलॉजीज पे शिफ्ट करना कॉस्टली और चैलेंजिंग है। इंडिया को नेट ज़ीरो टारगेट अचीव करने के लिए एनुअली $2.8 करोड़ की ज़रूरत है, पर इंटरनेशनल क्लाइमेट फाइनेंस में एक्सेस लिमिटेड है। ज़्यादातर क्लाइमेट एफर्ट इंडिया ने अपने डोमेस्टिक रिसोर्सेज से फाइनेंस किए हैं जो इंडस्ट्रीज पे फाइनेंशियल बर्डन को और ज़्यादा बढ़ाता है। स्टील इंडस्ट्री को CBAM से सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा क्योंकि ये सेक्टर काफ़ी कार्बन इंटेंसिव है। इंडिया में स्टील प्रोडक्शन मेजरली कोल बेस्ड टेक्नोलॉजीज जैसे ब्लास्ट फर्नेसेस पे डिपेंड करती है जो काफ़ी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करते हैं।
बाकी सेक्टर्स जैसे एल्यूमिनियम और सीमेंट भी इम्पैक्ट फेस करेंगे, पर स्टील सेक्टर का रिलायंस कार्बन हेवी प्रोसेसेस पे है जो सीबीएम के अंडर फाइनेंशियल बर्डन को बढ़ाता है। एक्सपर्ट्स प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि स्टील एक्सपोर्ट्स में 10.5% तक डिक्लाइन हो सकता है और ग्रीन टेक्नोलॉजीज जैसे हाइड्रोजन बेस्ड स्टील प्रोडक्शन पे अपग्रेड करना काफ़ी महंगा है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स मांगता है जो शॉर्ट टर्म में हर इंडियन कंपनी अफोर्ड नहीं कर पाएगी। ऊपर से सीबीएएम के कंप्लाइंस के लिए मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग और कार्बन एमिशंस के लिए पेमेंट सिस्टम एक एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन क्रिएट करेगा, स्पेशली डेवलपिंग इकोनॉमीज़ के लिए जहां ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी लिमिटेड है। नाउ अपार्ट फ्रॉम ट्रेड, सीबीएएम से रिलेटेड कुछ जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक फैक्टर्स भी हैं। यूरोप का कहना है कि ये पॉलिसी ग्लोबल एमिशंस कर्ब करने के लिए नेसेसरी है, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज इसे एक प्रोटेक्शनिस्ट टूल के जैसे देख रहे हैं जो यूरोपियन इंडस्ट्रीज को एनवायरमेंटल पॉलिसी के नाम पे शील्ड करता है। डर ये है कि सीबीएएम के बाद एक क्लाइमेट क्लब बन सकता है जिसमें सिर्फ रिच कंट्रीज ग्रीन सर्टिफाइड गुड ट्रेड करेंगी, जबकि डेवलपिंग कंट्रीज जो कार्बन हेवी इंडस्ट्रीज पे डिपेंड करते हैं एक्सक्लूड हो जाएंगी। इंडिया के लिए चैलेंज सिर्फ ट्रेड बैरियर का नहीं है। इकोनॉमिक ग्रोथ और डीकार्बनाइजेशन के एम्बिशियस गोल्स को अचीव करते हुए सीबीएएम एक नया ट्विस्ट ऐड कर रहा है। राइजिंग प्रोडक्शन कॉस्ट्स, कार्बन सर्टिफिकेट्स के चार्जेस और ग्रीन टेक्नोलॉजीज में ट्रांजिशन के प्रेशर के बीच इंडियन इंडस्ट्रीज को एक तरफ यूरोप पॉलिसीज और दूसरी तरफ अपनी फाइनेंशियल लिमिटेशंस से डील करना पड़ेगा। इंडिया बार बार डिमांड करता रहा कि डेवलप्ड कंट्रीज ज़्यादा फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करें ताकि डेवलपिंग नेशंस ग्रीनर इकोनॉमीज में ट्रांजिशन कर सकें, लेकिन इंटरनेशनल क्लाइमेट फाइनेंस लिमिटेड होने की वजह से इंडिया को अपने रिसोर्सेज पे हेविली रिलाई करना पड़ रहा है। अब सीबीएएम के आने से फाइनेंशियल स्ट्रेन और भी बढ़ने वाला है जो इंडिया को ग्लोबल स्टेज पे कंपेटिटिव रहने और अपने क्लाइमेट कमिटमेंट्स मीट करने दोनों में चैलेंज करेगा। सो व्हाट्स द कंक्लूजन? वेल, सीबीएएम ग्लोबल ट्रेड लैंडस्केप को रीशेप करने वाला है, पर इंडिया के लिए ये एक इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चैलेंज है। यूरोप कह रहा है कि ये पॉलिसी ग्लोबल क्लाइमेट टारगेट्स अचीव करने के लिए नेसेसरी है, पर इंडिया इससे एक और हर्डल जैसे देख रहा है अपने डेवलपमेंट जर्नी के रास्ते में। जब तक एडिक्वेट फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट नहीं मिलता, इंडिया का ग्रीनर फ्यूचर अचीव करना और ग्लोबल मार्केट में कंपेटिटिव रहना काफ़ी ही चैलेंजिंग हो सकता है। तो ये थी हमारी आज की पहली स्टोरी। अब चलिए डिस्कस करते हैं एनर्जी सेक्टर में बिग ट्रेंड्स। पॉइंट ए से पॉइंट बी पहुंचना है, एनर्जी चाहिए। बिजनेस चलाना है, एनर्जी चाहिए। और अगर सोचो कि ऑफ ग्रिड जाके वुड्स में बस जाओगे तो वहाँ भी तुम्हें एनर्जी चाहिए होगी, लाइट्स चलाने के लिए और खाना बनाने के लिए। लोगों को रियलाइज़ नहीं होता, पर एनर्जी कोई नॉर्मल प्रोडक्ट नहीं है। ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। ये कोई लग्जरी नहीं है, कोई नाइस टू हैव चीज़ नहीं है, ये एक लाइफलाइन है। इसीलिए एनर्जी के फ्यूचर को समझना इम्पॉर्टेंट है। और फॉर्चुनेटली इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी आईईए हर साल अपना वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिलीज़ करती है जो हमें ग्लोबल एनर्जी सीन के आने वाले चेंजेस का प्रीव्यू देती है। ये रिपोर्ट प्रोजेक्शंस, स्टैट्स और गवर्नमेंट्स और बिजनेसेस के लिए एडवाइस देती हैं, चाहे वो एनर्जी सिक्योरिटी हो, एनवायरनमेंट गोल्स हो या इकोनॉमिक डेवलपमेंट। 2024 एडिशन रिसेंटली रिलीज़ हुआ है और हमने कुछ खास पॉइंट्स पिक किए हैं जो शेयर करने लायक हैं। पहली बात, डिसरप्शंस का अलर्ट। आईईए ने वार्न किया है कि कुछ नियर टर्म डिसरप्शंस आ सकते हैं जिन पे हमें ध्यान देना चाहिए। देखो, दुनिया की 75% एनर्जी नीड्स अभी भी फॉसिल फ्यूल से पूरी हो रही हैं, जैसे ऑयल, गैस और कोल। और जियोपॉलिटिक्स की वजह से ये सप्लाई काफ़ी शेकी लग रहा है। जैसे अभी मिडल ईस्ट का सीन अनस्टेबल है। वहाँ एक की फ्लैश पॉइंट है स्ट्रीट ऑफ हॉर्मुज, जो एक छोटा सा मैरीटाइम चोक पॉइंट है जहाँ से दुनिया का 20% ऑयल और एलएनजी सप्लाईज पास करते हैं। अगर वहाँ कोई इंस्टेबिलिटी हुई तो पूरी दुनिया पे इसका इफेक्ट दिखेगा। ये रशिया यूक्रेन क्राइसिस में भी देखा गया था। जब मेजर एनर्जी हब्स इम्पैक्ट होते हैं तो सबको पेन फील होता है। गवर्नमेंट से लेकर बिजनेसेस तक कोई इम्यून नहीं है। अब बात करते हैं रिजर्व स्टॉक पाइल्स के बारे में, जो एक सेफ्टी नेट के जैसे यूज़ होता है। वैसे ये डिसरप्शंस नए नहीं हैं, ये पहले भी हो चुके हैं और आगे भी होंगे। इसी वजह से आईईए ने अपने मेंबर्स को एक रूल दिया है। उनके स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स प्रीवियस ईयर के 90 डेज़ के नेट इंपोर्ट्स के बराबर होने चाहिए, जस्ट इन केस चीज़ें बिगड़ जाएं।
अच्छी बात यह है कि कमर्शियल स्टॉक पाइल्स भी इस कोटा में काउंट होते हैं। सिर्फ नेट एक्सपोर्टिंग कंट्रीज को इस रूल से एग्जेम्पशन मिलती है। क्लीन एनर्जी ट्रांजिशंस ने पिछले कुछ सालों में काफ़ी मोमेंटम पिक किया है, थैंक्स टू स्मार्ट गवर्नमेंट पॉलिसीज और बोल्ड इंडस्ट्रियल स्ट्रैटेजीज। लास्ट ईयर ही 2 लाख करोड़ डॉलर्स क्लीन एनर्जी में इन्वेस्ट किए गए, जो फॉसिल फ्यूल बेस्ड बिजनेसेस में लगाए गए अमाउंट से लगभग डबल हैं, और इसका रिजल्ट भी दिखता है। IEA के प्रोजेक्शंस के हिसाब से 2023 से 2035 के बीच में ग्लोबल एनर्जी डिमांड का टोटल न्यूली इंस्टॉल्ड क्लीन एनर्जी सोर्सेज से मीट किया जा सकता है। ये एक बड़ी बात है, क्योंकि इसका मतलब है कि ऑयल, गैस और कोल जैसे फॉसिल फ्यूल्स की डिमांड पीक करने वाली है। अब बात करते हैं उन फैक्टर्स के बारे में जो क्लीन एनर्जी की ग्रोथ को ड्राइव कर रहे हैं। नंबर 1, कॉस्ट बेनिफिट। सबसे ऑब्वियस रीज़न है कॉस्ट। क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज़ के प्राइसेस ड्रास्टिकली गिर गए हैं, जैसे चाइना के सोलर PV मैन्युफैक्चरिंग को ही देख लीजिए। 2027 तक चाइना खुद इतने सोलर पैनल बना पाएगा कि पूरी दुनिया की डिमांड का 2x मीट कर सके। सिर्फ सोलर ही नहीं, विंड टर्बाइंस, बैटरी स्टोरेज सिस्टम्स और EV बैटरीज के कॉस्ट भी 2015 से 25 to 75% गिर चुके हैं। वैसे ज़्यादा बेनिफिट्स अभी डेवलप्ड नेशंस और चाइना तक लिमिटेड हैं, बट ग्लोबली भी अच्छा प्रोग्रेस हो रहा है। हाउएवर, अभी भी इंक्लूसिवनेस पे काम करने की ज़रूरत है। नंबर 2, इलेक्ट्रिफिकेशन का बूम। दूसरा मेजर ड्राइवर है इलेक्ट्रिफिकेशन। पूरा वर्ल्ड अब एक इलेक्ट्रिफाइड एनर्जी सिस्टम की तरफ शिफ्ट कर रहा है, और इलेक्ट्रिसिटी डिमांड ओवरऑल एनर्जी डिमांड के कंपैरिजन में डबल स्पीड से ग्रो कर रही है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस डिमांड का ऑलमोस्ट 2/3 सिर्फ चाइना से आया है। पर यहाँ एक प्रॉब्लम है, करंट ऑयल कंजम्पशन का एक बड़ा हिस्सा ट्रांसपोर्टेशन से आता है, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के राइज के साथ इंटरनल कंबशन इंजन वाले व्हीकल्स धीरे धीरे रिप्लेस हो रहे हैं। ये शिफ्ट एनर्जी यूज़ को रीडिफाइन कर रहा है और क्लीन पावर सोर्सेज की तरफ ट्रांजिशन को फास्ट ट्रैक भी कर रहा है। प्रोग्रेस के बावजूद IEA की रिपोर्ट क्लियर करती है कि दुनिया अभी भी अपने क्लाइमेट गोल्स के साथ अलाइन नहीं है। गवर्नमेंट्स, इन्वेस्टर्स और कंज्यूमर्स करंट एनर्जी सिस्टम की फ्लॉज पे फंस गए हैं, जबकि क्लीन और सस्टेनेबल पाथ पर शिफ्ट करना ज़रूरी है। रिपोर्ट के पॉजिटिव मोमेंटम के बाद भी एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ हमें ईयर 2100 तक 2.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज के पाथ पर डाल रही है, जो क्लाइमेट क्राइसिस के रिस्क को और सीवियर बना सकता है। एक और इंटरेस्टिंग इंसाइट ये है कि पहली बार बायर्स और कंज्यूमर्स के पास एनर्जी मार्केट में अपर हैंड है। अब सप्लायर्स को फियर्सली compete करना पड़ रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट्स की पॉलिसी डिसीजंस हो, बिजनेसेस के एनर्जी सॉल्यूशंस या इंडिविजुअल कंज्यूमर की EV और गैसोलाइन कार्स के बीच की चॉइस। क्लीन एनर्जी ऑप्शन ज़्यादा अफोर्डेबल और अवेलेबल होने के साथ कंज्यूमर्स अब फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंडेंट नहीं हैं। मार्केट डायनामिक्स शिफ्ट हो रहे हैं। अब कंज्यूमर्स को सप्लायर्स की ऑफरिंग्स के हिसाब से एडजस्ट नहीं करना पड़ता, बल्कि सप्लायर्स को कंज्यूमर्स की डिमांड के हिसाब से अलाइन करना पड़ रहा है। ये डायनामिक वाइड रेंजिंग इम्प्लीकेशंस लाता है, जो एनर्जी प्रोड्यूसर्स सस्टेनेबल सॉल्यूशंस में इन्वेस्ट करेंगे और चेंजिंग प्रेफरेंसेस को अडेप्ट करेंगे। उनके पास एक कंपेटिटिव एज होगा। जो अभी भी फॉसिल फ्यूल स्ट्रैटेजीज पे फंसे रहेंगे, उनको स्ट्रगल करना पड़ सकता है। गवर्नमेंट और बिजनेसेस के पास अब ज़्यादा बार्गेनिंग पावर है, ताकि वो लो एमिशन टेक्नोलॉजीज पे सप्लायर्स को पुश कर सकें। IEA ने वार्निंग दी है कि फॉसिल फ्यूल इन्वेस्टमेंट्स को लॉक इन करना एक रिस्क बना रहेगा। अगर सप्लायर शॉर्ट टर्म अफोर्डेबिलिटी के नाम पर फॉसिल फ्यूल्स को प्रमोट करते रहे, तो क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन डिले हो सकता है। हाँ, फ्यूल प्राइसेस टेम्परेली ईज हो सकते हैं, पर एनर्जी मार्केट साइक्लिकल हैं। प्राइसेस फिर से ऊपर जाएंगे और फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंस एक टिकिंग टाइम बॉम्ब बन जाएगा। ऑन द फ्लिप साइड, क्लीन टेक्नोलॉजीज जो पहले ही कॉस्ट इफेक्टिव हैं, मार्केट में रहेंगी और फॉसिल फ्यूल मार्केट्स पे वॉलेटिलिटी के अगेंस्ट एक स्टेबल और रेजिलिएंट सोल्यूशन ऑफर करती हैं। आज जो चॉइसेस हम करेंगे, वो सिर्फ एनर्जी मार्केट का फ्यूचर नहीं, बल्कि क्लाइमेट रिस्क को लिमिट करने के सक्सेस को भी डिफाइन करेंगी। जितना ट्रांजिशन डिले होगा, उतनी ही इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल कॉस्ट बढ़ेंगी, और यही मैसेज IEA हमें देना चाहता है। तो ये थी आज की दूसरी स्टोरी। चलिए चलते हैं आज की आखिरी स्टोरी पे। बजाज ऑटो सिर्फ एक ऑटो मेकर नहीं है, ये 2 व्हीलर और 3 व्हीलर स्पेस का एक जायंट है, और वो भी सिर्फ इंडिया में नहीं बट ग्लोबली। एक्चुअली ये दुनिया का सबसे बड़ा 3 व्हीलर मैन्युफैक्चरर है। इकोनॉमी का हाल देखना हो तो बजाज की सेल्स नंबर्स काफ़ी कुछ बता देते हैं, क्योंकि 2 व्हीलर सेल्स का एग्रीकल्चरल साइकिल से डायरेक्ट कनेक्शन होता है। अच्छा मॉनसून आया
तो हार्वेस्ट भी अच्छी होगी, और जब फार्मर्स को पैसा मिलता है तो रूरल एरियाज़ की टू व्हीलर की डिमांड बढ़ती है। बजाज ने रिसेंटली अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स रिलीज़ किए और नंबर्स काफ़ी इंप्रेसिव थे, लेकिन नंबर्स के पीछे जो चल रहा है वो फ्यूचर के लिए उनकी स्ट्रैटेजी दिखाता है। इस क्वार्टर में बजाज का रेवेन्यू ऑलमोस्ट 13,000 करोड़ रुपीस के रिकॉर्ड हाई तक पहुंच गया, जो पिछले साल से 21% ज़्यादा है। ये ग्रोथ स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक मार्केट और एक्सपोर्ट्स की वजह से हुई है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि डिस्पाइट रेवेन्यू ग्रोथ, उनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स विच इज़ पैट 0.7% गिर के ऑलमोस्ट 2,000 करोड़ रुपीस हो गया है। ये डिप उनकी परफॉर्मेंस से रिलेटेड नहीं है, बल्कि एक वन टाइम टैक्स एडजस्टमेंट की वजह से हुई है। ये फर्स्ट लुक में कंसर्न लग सकता है, लेकिन रियलिटी में ये सिर्फ एक टेक्निकलिटी है। सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी है बजाज का इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में एग्रेसिव पुश। अभी उनके डोमेस्टिक रेवेन्यू का सिर्फ 20% ईवी से आता है, जो एक बड़ा शिफ्ट है फॉर अ कंपनी जो पेट्रोल पावर्ड बाइक्स और 3 व्हीलर्स पे फोकस थी। चेतक, बजाज का इलेक्ट्रिक स्कूटर जो जनवरी 2022 में लॉन्च हुआ था, इनिशियली पुणे और बैंगलोर तक लिमिटेड था, पर धीरे धीरे बजाज ने प्रोडक्शन रैंप अप की और ज़्यादा मार्केट्स में एक्सपैंड किया। मार्च 2023 तक चेतक के मंथली सेल्स 3,000 यूनिट्स तक पहुंच गए थे, लेकिन ये बस शुरुआत थी। मार्च 2024 तक ये नंबर 16,000 यूनिट्स पर मंथ तक पहुंच गया। फाइनेंशियल ईयर 24 के फोर्थ क्वार्टर में चेतक ने अपना हाईएस्ट सेल्स रिकॉर्ड किया, नियरली 40,000 यूनिट्स बेचकर। ये ग्रोथ बजाज के नेटवर्क एक्सपेंशन, प्रोडक्ट इनोवेशन और स्मार्ट ब्रांडिंग एफर्ट्स की वजह से आई है। चेतक का मार्केट शेयर भी स्टेडली बढ़ रहा है। फाइनेंशियल ईयर 24 की स्टार्टिंग में इसका शेयर 5% था, पर फिस्कल ईयर के एंड तक ये 13% तक पहुंच गया। फाइनेंशियल ईयर 24 में बजाज ने 1 लाख से ज़्यादा चेतक यूनिट सेल किए, जो पिछले साल से लगभग 4x ज़्यादा थे। इस फास्ट ग्रोथ ने बजाज को ओला इलेक्ट्रिक और टीवीएस मोटर के अगेंस्ट एक सीरियस कंपेटिटर बना दिया है। अभी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मार्केट में बजाज का 21% मार्केट शेयर है। ओला इलेक्ट्रिक मार्केट लीडर है विद अराउंड 35% शेयर, पर बजाज उनके पीछे ही है और अपना ईवी पोर्टफोलियो एक्सपैंड करने में फुल फोकस कर रहा है। आने वाले टाइम में नए लॉन्चेस के साथ बजाज के पास ओला के गैप को क्लोज करने का अच्छा चांस है। टीवीएस मोटर भी इस रेस में है विद 20% मार्केट शेयर और एथर एनर्जी का शेयर 15% है। एथर एनर्जी आईपीओ लाने की तैयारी कर रहा है ताकि वो और कैपिटल रेज कर सके एक्सपैंड करने के लिए। इसलिए जब ओला करंटली मार्केट डोमिनेट कर रहा है, बजाज अपना एग्रेसिव प्लान्स के थ्रू एक मेजर प्लेयर बनने की पोजीशन में है। अर्निंग्स कॉल में बजाज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राकेश शर्मा ने ये कहा, Our greener energy portfolio, including EVs and CNG, is now a significant part for our business, contributing 44% to domestic revenue. This is the future, and we are leading the way. बजाज सिर्फ वो टू व्हीलर्स तक लिमिटेड नहीं है। इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर सेगमेंट में बजाज का 35% मार्केट शेयर है, और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर मार्केट में बजाज ने 1 साल पहले ही एंटर किया है और वो फिर भी बहुत क्विकली अपना शेयर बढ़ा रहा है। बजाज ने नए इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर मॉडल्स नवंबर 2024 से जनवरी 25 के बीच लॉन्च होने वाले हैं। बजाज सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे बेट नहीं कर रहा, उनकी एक मल्टी फ्यूल स्ट्रैटेजी है जो सीएनजी, एथनॉल और कंप्रेस्ड बायोगैस यानी सीबीजी को भी कवर करता है। ये अप्रोच उनके एक वाइड कस्टमर बेस को सर्व करने का एडवांटेज देता है, स्पेशली इंडिया जैसे मार्केट में जहां ऑल्टरनेटिव फ्यूल सोर्सेज की डिमांड बढ़ रही है। उनका एक स्टैंड आउट प्रोडक्ट है फ्रीडम 125 सीएनजी बाइक, जो दुनिया की पहली सीएनजी बाइक है। ये बाइक जुलाई के स्टार्टिंग में लॉन्च हुई थी और सितंबर तक 10,000 यूनिट सेल हो चुके हैं। अक्टूबर में 18,000 एडिशनल यूनिट्स बेचने का एस्टिमेट है। ईवी स्पेस रैपिडली इवॉल्व हो रहा है और बजाज अपने मल्टी फ्यूल स्ट्रैटेजी के साथ एक क्लियर एज बना रहा है। जहां कंपेटिटर्स सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे फोकस्ड हैं, बजाज ईवीज के साथ साथ सीएनजी और ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स पे भी काम कर रहा है, जो उन्हें मार्केट चेंजेस के हिसाब से अडेप्ट करने की फ्लेक्सिबिलिटी देता है। तो ये थी हमारी आज की लास्ट स्टोरी। चलिए अब डिस्कस करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग टिडबिट्स। नंबर 1, ब्लिंकिट ने कुछ सिलेक्ट इंडियन सिटीज़ में 10-मिनट रिटर्न और एक्सचेंज सर्विस लॉन्च की है क्लोथिंग और फुटवेयर के लिए, जिससे मिंत्रा और आजियो के डायरेक्ट कंपटीशन जैसे देखा जा रहा है। ये मूव फैशन ई कॉमर्स लैंडस्केप को चेंज कर सकता है बाय प्रायोरिटाइजिंग कन्वीनियंस और स्पीड। नंबर 2,
गोल्ड प्राइसेस ऑलमोस्ट 79,000 रुपीज़ पर 10 ग्राम्स के एक नए रिकॉर्ड पर पहुंच गए हैं ड्यू टू हाई डिमांड और ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़। इन्वेस्टर्स अब गोल्ड को एक सेफ हेवन एसेट की तरह ट्रीट कर रहे हैं मिड्स वॉलेटाइल मार्केट्स एंड जियोपॉलिटिकल टेंशंस। नंबर 3, P2P लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स के अगेंस्ट आरबीआई के एक्शंस फॉर रेगुलेटरी वायलेशंस ने बिजनेस वॉल्यूम्स में 95% तक की फॉल लाई है, जिस वजह से ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ गई हैं और स्मॉलर प्लेयर्स के लिए थ्रेट क्रिएट हो गया है। ये डेवलपमेंट्स P2P लैंडस्केप को भी इम्पैक्ट कर सकती हैं। नंबर 4, इंडियन रेलवेज ने AI यूज़ करके सीट एलोकेशन इंप्रूव की है, जिससे कंफर्म टिकट रेट्स में 30% का बूस्ट मिला है। AI क्लीननेस चेक्स और रिसोर्स मैनेजमेंट को भी एनहांस कर रहा है, जो पैसेंजर सेटिस्फैक्शन और ऑपरेशनल एफिशिएंसी में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स लेके आ रहा है। तो ये थी आज की कुछ बड़ी स्टोरीज। मैं हूँ आपकी होस्ट भव्या दुआ और ये था आज का डेली ब्रीफ। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।